तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि कैसे ये चिंग उस कचरे डॉक्टर को छोड़कर चुपचाप बस अभ्यास के और अंदर जा रहा था। पर वह हरामी डॉक्टर सोंग जानता था कि यहाँ पर अकेला तो वो जिंदा नहीं बच पाएगा, इसलिए ये चिंग के पीछे भागा था। वो उसे बताता है कि ये जगह एक बहुत ही बड़ी और खतरनाक लैबिरिंथ है और अगर ये चिंग आगे के रास्तों पर जाएगा वो पक्का ऐसे रास्तों पर पहुंच जाएगा जहाँ पर वो एकदम गुम हो जाएगा। तो इसलिए डॉक्टर सोंग उसका गाइड बनना चाहता था। देखो मिस्टर ये चिंग, मैं तुम्हारा गाइड बनता हूँ और तुम अपनी बहन का रास्ता ढूंढो और फिर इसी रास्ते तुम अपनी बहन को भी बचाओगे और मुझे भी अपने साथ ले जाओगे। और क्योंकि ये चिंग उसकी कोई भी बात का जवाब नहीं दे रहा था, डॉक्टर सोंग उसके सन्नाटे को हाँ के तौर पर लेता है और उसे उस टेलीपोर्ट गेट का रास्ता दिखाने लगता है जो कि बहुत ही बड़ा और विशाल था। और फिर वो दोनों ही उस जगह पर एंटर कर जाते हैं और फिर उस जगह के अंदर आने के बाद सोंग उससे पूछता है कि आखिर ये चिंग कौन से ग्रुप में बिलोंग करता है, जिस बात से इसका मतलब था कि आखिर ये चिंग किस गिल्ड से था। जिस बात पर वो बताता है कि वो यहाँ पर अकेला आया था और साथ ही वो अकेला ही काम करता था। जिस बात पर डॉक्टर सोंग बताता है आपके जैसे अकेले काम करने वाले इंडिपेंडेंट हंटर ऐसी मुश्किल घड़ी में भी अकेले काम करते हैं, ये बात कमाल की है। वरना तो अभी तक का काबिल व्यक्ति कोई ना कोई टॉप गिल्ड में चला जाता है, जैसे टाटरस, लियोनार्ड और क्लाउड टॉप जैसे टॉप क्वालिटी के गिल्ड। इन ग्रुप्स की सैलरीज बहुत ही ज्यादा होती है। और इस बात के बारे में क्या ख्याल है, जब हम इस जगह से बाहर निकल जाएंगे मैं आपको इन ग्रुप्स में इंट्रोड्यूस करवा दूंगा जिससे आपका भी फायदा होगा। पर उसके इन बातों से पक गया ये चिंग उसे बताता है कि उसे कोई भी फालतू चीजों से काम नहीं रखना और उन्हें उसकी बहन ये शाजो को ढूंढना था। तो चुपचाप डॉक्टर उसे रास्ता लीड करे तो ही बेहतर होगा। पर ये चिंग के मुंह से ये शाजो नाम सुनकर डॉक्टर की कुछ पुरानी यादें जाग गई थी। और फिर हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है। एक्चुअली में कुछ टाइम पहले वेसल एनर्जी के साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए दो बच्चियों को चूज किया गया था जो दोनों ही हॉस्पिटलाइज थे। और उसके आदमी ने उसे बताया था चिंता मत करो डॉक्टर सोंग, उन दोनों ही बच्चों के फैमिली ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। एक बच्ची का नाम है ये शाजो और ये अपने बड़े भाई के साथ रहती थी, पर उसका भाई एकदम कमजोर है और हर पल बस काम करता रहता है क्योंकि उससे मेडिकल बिल्स पे नहीं भरे जा रहे हैं और उसका वैसे भी क्या भरोसा वो कब मर जाए। और जो दूसरी बच्ची थी उसका बाप अभी भी जेल से बाहर आया था और उधारे पैसों से जिंदगी काट रहा था। और डॉक्टर सोंग अपने उस आदमी से पूछता है कि क्या उसने इन बच्चियों से एक्सपेरिमेंट के लिए हाँ करवा ली थी। जिस बात पर उसका आदमी बताता है कि उसने बस इन बच्चियों को बताया था कि अगर तुम अपनी फैमिली पर बोझ नहीं बनना चाहती तो तुम इस काम के लिए मान सकते हो। हर बेचारियों के बाप या फिर भाइयों के पास पैसा तक नहीं था उनकी ट्रीटमेंट पे लगाने के लिए। और मैंने उन्हें यह भी बताया कि देखो तुम्हारे पापा भी तुमसे मिलने कम नहीं आ रहे क्योंकि वो भी तुम्हें अब एक बोझ मानने लगे होंगे। और जो दूसरी बच्चे थे इसका नाम ये शाजो था। ऐसा मैंने बताया तुम्हारा भाई तुम्हारी मेडिकल फीस भरने के लिए रोज अपनी जिंदगी को खतरे में डालता है और क्या तुम नहीं चाहोगे कि वो सेफ रहे। और इसी तरह से उसने शाजो को भी इमोशनल ब्लैकमेल किया था और इस एक्सपेरिमेंट में शामिल होने के लिए मना लिया था। और उसने दोनों बच्चों को बताया था कि उनके पास उनकी ट्रीटमेंट करने का एक नया मेथड आया था और भले ही वो करेक्टेड नहीं था पर अगर वो चीज सक्सेसफुल हो गई तो वो दोनों ही बच्चियां सोसाइटी पर बोझ नहीं बनेंगी और उनका शरीर भी एकदम फिर से ठीक हो जाएगा। जो बात सुनकर शाजो और वो दूसरी लड़की दोनों बताती है कि अगर ये बात है तो वो दोनों ही इस एक्सपेरिमेंट का टेस्ट सब्जेक्ट बनने के लिए रेडी है। और अब फरूस हरामखोर ने उन दोनों से ही एक एग्रीमेंट साइन करवाया था जिसके बाद ये बात पक्की हो जाएगी कि उन दोनों ही बच्चियों के साथ कोई जबरदस्ती नहीं हुई थी। और फिर टाइम बाद एक्सपेरिमेंट के टाइम हम डॉक्टर सोंग और उस आदमी को साथ में बातें करते देखते हैं जिन्होंने उन बच्चियों को ऑलरेडी उस टेस्ट ट्यूब में डाल दिया था। और डॉक्टर सोंग अपने उस आदमी को बता रहा था कि सच में देखा जाए तो कि अगर कचरे को भी इस्तेमाल किया जाए तो उसकी भी एक अच्छी वैल्यू निकल सकती है। जो बात कहने से उसका मतलब था कि अगर इस्तेमाल किया जाए तो वो गरीब और लाचार लोगों का फायदा भी निकाल सकते हैं। और उसका साथी उसे बता रहा था आप सच में कमाल के हैं डायरेक्टर, ये रिसर्च हमारी मदद करेगा जिससे जॉब चेंजर्स को और भी जल्दी से ताकत मिल पाएगी और इस चीज से सोसाइटी का बहुत फायदा होगा। जिस बात पर डॉक्टर सोंग भी बताता है कि जिन बेसल एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कर रहे थे उनका प्राइस बिलियन से भी ज्यादा था, पर बस एक बार उनका एक्सपेरिमेंट पक्का हो जाए तो उनका बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला था। और दूसरा एक डॉक्टर सोंग से पूछता है कि क्या अब उन्हें एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाना चाहिए, जिस पर सोंग पे उसे हाँ कटा है। और फिर शाओजी के साथ वाली वो दूसरी बच्ची के ब्लड में उस बेसल लिक्विड को डाल दिया जाता है जो होते ही वो अजीब सा लिक्विड उस बच्ची की बॉडी में अपने इफेक्ट दिखाना चालू हो जाता है। और जल्द ही कुछ पलों में वो सभी ये देख डर जाते हैं क्योंकि उनका ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था। और पहले वो बच्ची बस एकदम डर से तड़प रही थी, वो कुछ भी कर नहीं पा रही थी सिवाय तड़पने के अलावा। और जल्द ही उसके पूरे शरीर का बुरा हाल हो जाता है और उसकी ऊब के अंदर बस उसके बचे कुछ चिथड़े बचते हैं। और एक लेडी डॉक्टर सोंग को बताती है कि इन बेसल सेल्स ने होस्ट को रिजेक्ट कर दिया था जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन फैल गया था और इस बच्चे की बॉडी को पूरा ही निकल गया था। पर डॉक्टर सोंग बताता है कि डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं खोया था तो उन्हें बस अपने एक्सपेरिमेंट को चालू रखना था। कि तभी सोंग को बताया जाता है कि बाहर कोई बहुत ही दिक्कतें डाल रहा था और कैमरास द्वारा वो देखते हैं कि बाहर तो उसी बच्ची का बाप रखा था जो सभी से चिल्लाता हुआ अपनी बच्ची के बारे में पूछा था कि आखिर वो कहाँ पर है। और सोंग अपने उस आदमी को बताता है इसके बाप को अंदर लाने के लिए ताकि वो उसे अच्छे से सिचुएशन के बारे में समझा सके। और फिर बाहर जाकर उसका आदमी भी वहाँ देखता है कि उसके सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसके बाप को पकड़ कर लगा रखा था। ओ सिक्योरिटी गार्ड्स, आखिर तुम बेचारे पेशेंट के साथ क्या कर रहे हो, जबकि हमारे डायरेक्टर कहता है इस व्यक्ति को प्यार से अंदर लाने के लिए। और फिर उसे छोड़ा जाता है और वो आदमी से बताता है
है कि उसकी बच्ची इस वक्त डायरेक्टर के साथ थी और वो जल्दी उससे मिलकर खुश हो जाएगा। और फिर अंदर जाकर डॉक्टर सोंग उसे अपने आप से इंट्रोड्यूस करवाता है और उसे बताता है कि उसकी बच्ची इस वक्त यहीं पर थी। पर बेशक इस बात से अनजान वो बात से हैरान हुआ पूछ रहा था कि यहाँ पर तो बस एक अजीब सी टेस्ट ट्यूब और उसके अंदर एक अजीब सा मॉन्स्टर मौजूद था। जिस बात पर डॉक्टर सोंग बताता है कि यही तो उसकी बेटी है। देखिए, जैसा एग्रीमेंट में लिखा था उससे थोड़े बदलाव तो हैं, तो हम इस चीज की बहुत ही ज्यादा माफी चाहेंगे और जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था इस चीज के भुगतान की फीस आपको दे दी जाएगी। पर अभी भी इस बॉडी पे काफी रिसर्च की जा सकती है, तो सोचिए फायदे अभी भी है। और बेशक अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर कौन खुश होता है। गुस्से में आग बबला उठा वो बाप उससे कमीने डॉक्टर पर हमला कर देता है। पर बेशक ज्यादा ताकत न होने की वजह से जल्दी गार्ड्स द्वारा पकड़ा जाता है और हरामखोर सोंग उस पर चिल्लाता है, तेरी बच्चे एकदम निकम्मे थे जो जिंदगी में चल तक नहीं सकते थे और अपने निकम्मे शरीर से उसने सोसाइटी का कुछ फायदा क्या कर दिया। तू तो हवा में उड़ने लगा, जबकि हम तेरे को भुगतान के पैसे दे रहे हैं उस पर खुश रहा। जिस बातों पर वो बाप भी चिल्लाता है, मेरी बेटी बस एक नादान बच्चे थे और तुम लोगों ने उसे बहका फुसला कर उससे वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे मेरी बच्ची चाहिए। तुम लोग खूनी हो, आज तो तुमने पाप किया है। मैं वादा करता हूँ कि भगवान तुम्हें इसकी सजा देगा, तुम लोग नरक में जाओगे। पर हराम को डॉक्टर सोंग को कोई भी फर्क नहीं पड़ा था और वो पूछता है कि ये बच्ची तो नाकामयाब थी, पर आखिर ये शाओजो का क्या हुआ। और फिर एक तरफ वो देखते हैं कि शाओजो के ऊपर भी इस दिन एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया था, पर अभी तक तो कोई भी साइड इफेक्ट शुरू नहीं हुए थे। यानी इस पर एक्सपेरिमेंट के सक्सेसफुल होने के थोड़े चांसेस थे। और उसके आदमी ने उससे पूछा था कि अगर शाओजो के भाई ने भी अगर ऐसी मुसीबत क्रिएट की तो फिर क्या होगा। जिस बात पर सोंग ने बताया था, आखिर एक निकम्मा स्कैवेंजर हमारा क्या ही बिगाड़ सकता है। वैसे इस बच्चे ने खुद ही कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया था। और फिर हम वापस आता है प्रेजेंट में, जहाँ पर डॉक्टर सोंग आज शाओजो के भाई यानी उसी स्कैवेंजर के सामने खड़ा था और ये चिंग उससे पूछता है कि आखिर सोंग ऐसे जम रखा था तो कहीं वो शाओजो को जानता तो नहीं था। जिस बात पर मुंह फेरता वो बताता है कि उसने जिंदगी में कभी ऐसा नाम नहीं सुना और अब अंदर ही अंदर से वो बहुत ज्यादा घबरा गया था। क्या ये उसी शाओजो का भाई है? मैंने सुना था कि वो एक कमजोर स्कैवेंजर है, पर फिर आखिर अब इतना ज्यादा ताकतवर क्यों लगा है? और ऊपर से मैं इस बच्ची शाओजो को खुद धकेल कराया था उन मॉन्स्टर्स के आगे। अगर ये उससे मिल गई तो मैं तो पक्का मरा। और यहाँ पर डॉक्टर सोंग एकदम परेशान सा आगे बढ़ा था और उसके चेहरे पर ये घबराहट का महसूस करता। ये चिंग उससे कंफर्म करता पूछता है, क्या हुआ, इतना डरे हुए चल रहे हो, कहीं अपनी ही जगह का रास्ता वास्ता तो नहीं भूल गए। जिस बात पर सोंग ना करता है और अपनी टेंशन की कोई और वजह देता बताता है कि उसे बस ये चिंग की बहन की चिंता हो रही थी, क्योंकि उस हॉस्पिटल रूम के अंदर पहले बहुत से मॉन्स्टर्स आए थे, तो उसके पास कोई भी चॉइस नहीं थी उस जगह से बस भाग जाने की। पर अभी अभी कहीं ये बहाना उसने इसलिए दिया था क्योंकि अगर बाद में ये चिंग को अपनी बहन से पता चला कि ये डॉक्टर उसे धकेल कर भाग गया था तो वो किसी तरह से उसे मना पाए। पर अगर बाय चांसेस की बहन ये शाओजो पहले ही मर गई हो तो वो किसी तरह से बहाना उन मॉन्स्टर्स पर लगा पाएगा। तभी ये चिंग को आगे बढ़ते हुए किसी चीज का प्रोसेस महसूस होता है और वो सोंग को पहले ही रास्ते से पकड़कर साइड कर देता है और उसी पल एक बहुत ही तेज लॉन्ग स्वॉर्ड बहुत ही तेजी से उनके करीब से निकलती है। और अब सोंग की तो एकदम यहाँ पर फट गई थी, पर ये चिंग एकदम शांत खड़ा उसे बताता है कि उसे अपने सामने से कोई भी मॉन्स्टर का ऑरा तो नहीं महसूस हो रहा था, यानी उनके सामने कोई मॉन्स्टर नहीं आ रहा था। कि तभी वहाँ पर आता वो मिंग उन्हें बताता है, और मुझे माफ करना, मुझे लगा कि मेरे सामने कोई मॉन्स्टर है तो इसलिए मैंने अपनी तलवार को गलती से तेज घुमा दिया और तुम यहाँ के डायरेक्टर सोंग हो ना, मुझे लेओनहार्ड से कमीशन बने थे तो मैं आकर यहाँ पर बचाने के। जिस बात पर ये चिंग भी थोड़ा सोच रहा था कि फाइनली ये मुसीबतों से दूर हो जाएगी, पर यहाँ पर डॉक्टर सोंग चिल्ला रहा था कि अगर वो उसे यहाँ पर बचाने आया था तो वो पागलों की तरह पहले उसे बिना सोचे समझे मारने की वाला था। और फिर ये चिंग उससे पूछता है, तो लेबनाथ के एंट्रेंस पे जिस लॉन्ग स्वॉर्ड के ट्रेसेस मुझे मिले थे वो तुम्हारे ही थे, वहाँ पर सबूत था कि पूरी टीम मारी गई थे और तुम जो बहुत ताकतवर थे वहाँ पर जिंदा बच गए। और वो विंग भी उसे अपने आप से इंट्रोड्यूस करवाता बताता है कि वो एक मर्कनरी है और उसे जहाँ से भी पैसे मिलते हैं वो उनसे उनकी कमीशन ले लेता है, तो उसे फर्क नहीं पड़ता उसके कितने भी टीममेट्स मारे जाए। और फिर डायरेक्टर सोंग को लेकर वो वहाँ से जा रहा होता है कि यहाँ पर पीछे खड़ा ये चिंग सोच रहा था, मैंने पहले भी डबल पेड मर्कनरीज को देख रखा, ये लोग हर टाइम अपनी जिंदगी अभ्यास में जीते हैं और अगर जितने भी टीममेट्स मारे जाए ये उनके पास तभी अपने लिए रख लेते हैं। और तभी ये चिंग सोंग को रोकता बताता है कि इस बंदे का इरादा कहीं से भी किसी को बचाने का नहीं लग रहा था, क्योंकि ये चिंग को उससे मर्डरस इंटेंट महसूस हो रहा था, जो कि ऑब्वियसली डॉक्टर सोंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था। पर ये चिंग बताता है कि वो किसी भी मिशन के बीच में तो नहीं आना चाहता। और ये चिंग भूमि को एक बात साफ करता बताता है कि इस डॉक्टर सोंग ने उससे वादा किया था कि वो उससे वहाँ का रास्ता दिखाएगा जहाँ पर उसकी बहन मौजूद थी, तो इसलिए वो उसे अकेला तो जाने नहीं दे सकता। जो बात सुन वो चिंग उसे बताता है कि अगर ये चिंग बात कर रहा था एक छोटी लड़की की तो हाँ वो उससे मिला था, जिस पर ये चिंग अब उसे चिंता में पूछने लगता है कि क्या सच में वो उससे मिला था, तो फिर आखिर वो कहाँ पर है। और यहाँ पर डॉक्टर सोंग के पीछे तोते उठ गए थे क्योंकि अब उसे लग रहा था कि वो पक्का मरने वाला था। और यहाँ पर इससे कुछ उल्टा सीन हो जाता है। वो चिंग ये चिंग की तरफ एक टेडी बियर फेंकता है, जिसे पकड़कर ये चिंग ध्यान से देखता है कि ये टेडी बियर तो शाओजो का ही था। और आखिर ये वो चिंग के पास क्या कर
रहा था कि वो जिंग उसे बताता है वो बच्चे काफी प्यारे तो थे पर बेचारे उस जगह से नहीं बच पाए। और ये बात सुनकर ये जिंग काफी परेशान और गुस्सा था कि पीछे यहाँ पर डॉक्टर सोंग एकदम खुश था कि अगर वो मर गई है तो वो बच सकता है। और यहाँ पर वो जिंग ये जिंग को बताता है मैंने उस बच्चे को बताया था कि अगर कोई भी मॉन्स्टर तुम्हें मारने की कोशिश करेगा मैं तुम्हारी रक्षा नहीं करूंगा। और उसने भी इस बात पर हाँ की थे और अपने वादे मुताबिक मैं कम से कम अपनी एडवाइस को तुम्हें बता रहा। और साथ ही उसने मुझे अपने एक बात बताई थी कि काश वो अपने भाई के आने से पहले एंट्रेंस के बाहर वेट कर पाए वरना अंदर आकर वो अपनी जिंदगी को रिस्क में डालेगा। तो तुम भी उसकी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए चुपचाप यहाँ से चले जाओ तो बेहतर होगा। अब ये जिंग इस बात से बहुत गुस्सा हो गया था कि उसके साथ होने के बावजूद भी वो जिंग ने उसकी बहन की रक्षा तक भी नहीं की। जिस बात पर वो जिंग उसे साफ करता है कि वो बस एक मर्कनरी है और उसका काम बस पैसे लेकर अपनी कमीशन को पूरा करना है, बाकी उसे जिंदगी की कोई और चीज से मतलब नहीं था। और ये शराब जो उसके ऊपर था वो सिर्फ उसके साथ था जो उसके बाकी साथियों को उससे पहले मार देता था। और वैसे भी उसने उस बच्ची को ये बात पहले ही बता दी थी तो आज जाकर ये उसी की गलती थी। और ये जिंग क्या तेज बारों को वो अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड से आसानी से रोक रहा था कि ये जिंग फिर भी उस पर वार करने ना रुकता। उस पर चिल्लाता पूछता है कि आखिर उसकी बहन इस वक्त कहाँ पर है, जिस पर वो जिंग उसे बताता है कि अगर वो डायरेक्टेड सॉन्ग को उसे देकर यहाँ से जाएगा तो वो उसे उसकी बहन का रास्ता बता सकता था। और ये जिंग डॉक्टर सॉन्ग को भी उसे देने से मना कर देता है क्योंकि अब वो नहीं चाहता था कि वो जिंग की कमीशन शांति से पूरी हो। और यहाँ हरामी डॉक्टर सोच रहा था कि क्या उससे भी कोई इसका हाल पूछेगा। और यहाँ पर वो जिंग ये जिंग के हर एक हमले को आसानी से पारी कर रहा था और ये जिंग को बता रहा था कि वो अपने साथियों तक पर भी तरस नहीं खाता। तो ये जिंग को उससे लड़कर जिंदा रहने की उम्मीद भूल जानी चाहिए कि उसे मौके का फायदा उठाकर ये जिंग अपने डैगर से उसके हाथ से उस लॉन्ग स्वॉर्ड को छुड़वा देता है। और बिना एक हथियार के एक लॉन्ग स्वॉर्ड यूजर क्या ही कर पाएगा ऐसा ये जिंग सोच रहा था। और वो उस पर अपना तेज मुक्का घुमाकर मारता तो है और दूसरे ही हाथ से अपने डैगर को पर वो जिंग वहां पर उसके दोनों ही हाथों को आसानी से पकड़ लेता है। और अब ये जिंग के हाथ से भी उसका डैगर छूट गया था और उसकी ड्रैगन फ्रेंसी स्किल कैंसिल हो गई थी। और फिर जोर से अपना सर उसके सर पर दे मार वो ये जिंग को दूर पटक कर फेंकता है। और ये जिंग के पूछने पर वो उसे बताता है हम डबल पे मर्कनारिस बना मॉन्स्टर्स की जानकारी के भी आते हैं और पहले सैक्रिफाइस बनते हैं। तो बेशक अगर हमारे हथियार भी हमसे छूट जाए तो हम अपने शरीर को हथियारों की तरह बनाकर लड़ सकते हैं क्योंकि एक जंग सिर्फ हथियारों से नहीं होता है। और अभी अभी तुम देख रहे हो मैंने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल भी नहीं किया। और फिर से अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड को पकड़ता वो बताता है कि अगर इस बार वो उस पर लॉन्ग स्वॉर्ड से वार करेगा तो ये जिंग उसके अगले हमले नहीं सहने वाला था। और फिर वो अपनी एबिलिटी रोक ब्रेकिंग स्लैश का इस्तेमाल करने लगता है। और ये जिंग भी थोड़ा परेशानी से सोच रहा था कि उस बंदे की ग्रेड स्वॉर्ड ताकतवर तो बहुत थी पर उसके वेट की वजह से वो जिंग की स्पीड थोड़ी स्लो थी और जब तक वो हमला आने से पहले वार करेगा वो उसके हमले को टाइम से पहले रोक कर ही वापस वार कर सकता था। और फिर उनकी काफी तेज लगातार लड़ाई हो रही थी। अब ये जिंग इस्तेमाल करने का सोचता है अपने हिडन कार्ड को और फिर वो वहाँ पर अपने समोनिंग कार्ड्स का इस्तेमाल करता है और वहाँ पर उसके स्पाइडर मॉन्स्टर्स आ जाते हैं जिस पर वो जिंग भी देखकर थोड़ा शौक होता है कि आखिर किसी व्यक्ति के पास इतनी सारी एबिलिटीज कैसे हो सकती थी जबकि ये जिंग पहले से ही हेड टू हेड कॉम्बैट में इतना सही था। उसके पास ऐसी समोनिंग एबिलिटीज भी थी और अब वो सभी स्पाइडर म्यूटेंट्स इधर उधर भड़कते उस पर हमला करते हैं जिन सभी तरफ से आ रहे वेब्स को बेशक वो जिंग डॉज नहीं कर सकता था इसलिए वो भी उन जानों से बधा हुआ बस एक ही जगह पर रुक अपनी ताकत को इकट्ठा करता है और फिर अपने एक ही ताकतवर वार को घुमाकर उसने उन सभी जालों को तोड़ दिया था। और फिर हवा में एक जोर की छलांग मारता वो उसे साफ साफ बताता है कि ये छुट्टे फुट्टे से मॉन्स्टर उसे घंटा कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और फिर वो अपनी एबिलिटी रोक शटरिंग स्ट्राइक का इस्तेमाल करता है और उसका वो वार इतना खतरनाक और डेडली था कि वो उस एक ही खतरनाक वार से उस नीचे के सभी स्पाइडर समोनिंग मॉन्स्टर्स का खात्मा कर देता है। पर यहाँ पर ये जिंग का प्लान यहाँ तक ही नहीं था। वो अपनी डैश और ड्रैगन फ्रेंसी स्किल का इस्तेमाल कर बहुत ही तेजी से वो जिंग के पीछे से आकर उस पर एक तेज वार करता है जिसे अहम वक्त पर वो जिंग अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड बारे ब्लॉक कर लेता है। और अब 10 बार के बाद वो जिंग थोड़ा पीछे हटता बताता है अगर मेरी तलवार तुम्हारा ये मुक्का नहीं संभाल पाता है उस मुक्के की ताकत कम से कम 100 पॉइंट्स के बराबर है और तुम्हारा ये मुक्का पक्का है मेरे शरीर का तबाह कर पाता। जिससे अब मुझे एक चीज का पता चलता है कि तुम उन नाकाबिल लोगों में से तो नहीं हो जिनसे मैं पहले पढ़ा हूँ। और अब उसे इतना रियलाइजेशन था कि सच में ये जिंग की ताकत काफी कमाल की थी जिस पर हाँ करता ये जिंग बताता है यह बात जान लो कि लड़ने में मैं भी कुछ कम नहीं हूँ और मैं अब तुमसे एक आखिरी बार पूछूंगा कि मेरी बहन कहाँ पर है। और बोमिंग को भी वो बात याद आती है कि कैसे शाओ उससे बातें करती बता रही थी आप तो सच में काफी शक्तिशाली हैं पर मैं जानना चाहती हूँ कि आप और मेरे भाई में से कौन ज्यादा शक्तिशाली होगा। मैंने सुना है कि मेरे भाई एक स्कैवेंजर है और वो इन जगह पर आते हैं लड़ने के लिए और मैं भी उनकी बहुत इज्जत करती हूँ और मेरा सपना है भविष्य में उनके जितना शक्तिशाली बनने का। जिस बात पर बोमिंग उसे बताता है कि बावली बच्चे स्कैवेंजर ताकतवर थोड़ी ना होते हैं बल्कि वो तो लेवल 1 की जॉब थी वो भी बस फालतू की सामान इकट्ठा करने की और एक स्कैवेंजर कभी भी ताकतवर नहीं होता था जिस पर शाओ उस पर भी नहीं मानी थी। और बोमिंग को बस बता रही थी कि जब भी वो अपने भाई के हाथों को
देखती थी और उनकी उस ताकतवर नजरों को उसे साफ साफ पता था कि उसका भाई एक ताकतवर और पक्का वॉरियर था। जो बातें सुनकर तो वुमिंग भी कभी उसके भाई से मिलना चाहता था और शाओजू ने भी उससे उन दोनों को अच्छे से इंट्रोड्यूस करवाने का वादा किया था। और आज ये चिंग के सामने खड़ा हो वो सच में देख पा रहा था कि उसके भाई की नजरें सच में ऐसी थी, न जाने वो कितनी बार मौत से लड़ा हो। और उसे ये बात पक्की हो गई थी कि शाओजू सच कह रही थी। और यहाँ पर ये चिंग भी अपने आप को हील करने के लिए अपने सभी आखिरी पोर्शंस को पी लेता है और मन में सोच रहा था कि वो वुमिंग के बेसिक स्टैट्स को तो समझ पा रहा था, ये भी कि वुमिंग एक ड्यूल हैंडेड स्पोर्ट्समैन था और वुमिंग की हेल्थ इतनी ज्यादा तो नहीं लग रही थी, तो अगर वो उस पे बर्स्ट डैमेज बफ्स का इस्तेमाल करेगा और उसकी बदौलत अगर वो क्रिटिकल हिट लगा पाया तो उसके वीक पॉइंट से वार कर वो उसे उन अगली 3 हिट्स में हरा पाएगा। पर खतरनाक बात ये थी कि अभी तक कि वो जिन भी जॉब चेंजर से मिला था, अब तक में से वुमिंग उन सब में से उसे सबसे अलग लग रहा था कि वुमिंग ने ना ही अपने बचाव के लिए कोई आर्मर डाल रखा था और बस उसके हाथ में एक ग्रेट स्वॉर्ड ही थी, जिससे बस लग रहा था कि वुमिंग को अपने बचाव से कोई भी मतलब नहीं था और बस उसे डैमेज करने से ही मतलब था। वुमिंग अपनी खतरनाक स्किल्स को एक्टिवेट करता, ये चिंग पर वार करता, अपनी ग्रेट स्वॉर्ड को पूरी तेजी से घुमाता है, जिससे ये चिंग डोज करता हवा में आता है और अचानक अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करता वुमिंग पर वार करने उसके पीछे आ जाता है। पर अब न जाने क्यों वुमिंग का रिएक्शन टाइम पहले से बहुत तेज हो गया था। वो अगले ही पल वापस ये चिंग की तरफ बढ़ रहा है और वो ग्रेट स्वॉर्ड सीधा ये चिंग के सर के ऊपर ही थी, जिससे बाल बाल बचता हुआ ये चिंग अपनी सोल डैश स्किल का इस्तेमाल कर उस पर अपनी क्रिटिकल हिट से वार करता है और ये चिंग के पहले डायरेक्ट उस पर वार है। पर अजीब बात ये थी जबकि वुमिंग का रिएक्शन टाइम भी काफी तेज था, वो उसके इन वारों को डोज नहीं कर रहा था, पर से उन वारों को खाकर भी वुमिंग लड़ने के लिए एकदम एक्साइटेड हुआ उठ जाता है। और ये चिंग ध्यान से नोटिस करता है कि वुमिंग के शरीर में जहाँ पर उसकी हिट लगी थी वहाँ पर वुमिंग का खून नहीं बह रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने कोई मिट्टी के पुतले को तोड़ा था। और अब एकदम बबला उठा वुमिंग फिर से अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड से फिर से ये चिंग की तरफ लगातार वार करने लगता है और अपने अगले वार में वो ये चिंग पर अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल कर वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका करता है, जिसके बीच में ये चिंग भी आ गया था। बट पीछे मुड़कर वुमिंग पाता है कि उसने ये चिंग को नहीं बल्कि उसके क्लोन को मारा था और ये चिंग अभी भी एकदम सही हालात में मौजूद था। और अब वुमिंग भी रुककर ये चिंग को बताता है कि उसके पास एक ऐसे ट्रेड थे कि उसे कोई भी नॉर्मल हमलों से नहीं मार सकता था, यानी वो एक तरह से इमॉर्टल था। और वुमिंग उसे बताता है कि इस बेस में ऐसी चीजें मौजूद हैं जिसे टेक्नोलॉजी कभी भी नहीं समझ सकती, ऐसी ताकतें, ऐसी स्किल्स और ऐसी चीजें, ऐसे इक्विपमेंट्स और उससे भी सबसे खास चीज इस बेस पे इंसानों पे लगने वाली शराब तक भी मौजूद है। ये एक तोहफे के साथ साथ सजा की तरह है जिससे तुम्हें काफी ताकत तो सकती है, पर उस ताकत के भी अपने नुकसान थे। जब मौत का डर से तुम्हारी जिंदगी जाने वाली होती है, वो शराब तुम्हें उस जिंदगी से लड़ने की ताकत दे सकता है, तुम्हें पैसे दे सकता है, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि वो ताकत बस तुम्हारे अस्तित्व का मजाक बना रही है, क्योंकि वो शराब तुम्हें कभी भी नहीं बताएंगे कि उन्होंने तुमसे तुम्हारी क्या चीज खोली है। और तभी ये चिंग के सामने वुमिंग अनडेड बन जाता है और उसके शरीर के एकदम चिथड़े बनकर नीचे गिर जाते हैं, जिससे ये चिंग और डॉक्टर सोंग जान पाता है कि उन्होंने पहले भी सुना था कि अबेस में जॉब चेंजर्स को मॉन्स्टर के ट्रेड्स मिल सकते हैं और ये अनडेड ट्रेड तो एक तरह का तुम्हें अमर बना सकता है और जब तक तुम्हारी एनर्जी खत्म नहीं होगी तुम बार बार वापस जिंदा हो सकते हो। और वुमिंग भी अब उसके सामने पहले एकदम अस्थियों की तरह बिखर गया था, पर उसी पल वो वापस अपनी मर्जी से रीजनरेट हो जाता है और ये चिंग को बताता है कि मरने से पहले उसने शराब को पा लिया था, जिसके बाद वो बस बार बार मरकर वापस जिंदा होता रहता था। और जब भी वो बाकी साथियों के साथ अबेस में रेड करने के लिए जाता था, खतरनाक रेड्स में उसके बाकी साथी तो मारे जाते थे, पर वो इमॉर्टल था तो वो नहीं मरता था। पर लोगों को उस पर शक होने लगा था, लोगों को उससे डर लगने लगा था कि वुमिंग एक्चुअली में सभी पैसा पाने के लिए रेड के दौरान अपने ही साथी को मार देता है। और न जाने उसके बारे में कितनी खराब फैलने लगी थी कि वो टीम किलर है, वो अलग की है और उसके साथ मिशन में जो भी जाएगा वो पक्का मारा जाएगा। और ये उसका इतना जीने का भुगतान था जो उसे करना पड़ रहा था। वो मरता जिंदा रहता, उसे ना कुछ अब खास महसूस होता और ना उसे अब इस जिंदगी की वैल्यू लगती है, क्योंकि क्या फायदा दर्द का, क्या फायदा लड़ने का, क्योंकि अंततः उसे पता ही है कि वो मर नहीं सकता। और अब ये चिंग की तरफ बाहर कटा हुआ वो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करता है, जैसे उसे 100% कम डैमेज होगा और ये चिंग पर 100+ ज्यादा डैमेज होगा। और ये चिंग जानता था अनडेड की कर्स के साथ मिक्स होकर वुमिंग की एबिलिटीज उसे बहुत ही ज्यादा ओवरपावर्ड बनाती थी और तेज से अपनी ग्रेट स्वॉर्ड से वो ये चिंग को बीच में से काट देता है। पर वो एक बार फिर से ये चिंग का ब्लड फ्लो था और उसी के साथ ये चिंग फटाफट उसके पीछे से आता है, पर वुमिंग फिर से उसकी तरफ तेजी से बढ़कर उस पर वार करता है। और ये चिंग थोड़ा कंफ्यूज था कि आखिर एक अनडेड बंदे को कैसे हराया जा सकता है, पर वुमिंग उसे बताता है जहाँ ताकत से जीतने की बात आती है ये चिंग उसकी बराबरी कभी नहीं कर पाएगा। पर तभी उसके वार से बचता हुआ ये चिंग अपने डिवाइन आर्टिफैक्ट पॉसी डेथ स्ट्राइक का इस्तेमाल करता है और तभी वो स्काइप पकड़ा अनडेड वहां पर आकर वुमिंग की तरफ वार करने के लिए बढ़ने लगता है और वुमिंग उसे रोकने के लिए अपने वार तो करता है, पर उसका कोई भी फायदा नहीं होता और वो खतरनाक अनडेड अपने बहुत ही ताकतवर हमले वुमिंग पर करता है, जिससे वुमिंग भी कहता है यह कोई फिजिकल वेपन नहीं है, क्या यह है एक स्किल इफेक्ट। जिस बात का जवाब देता है ये चिंग बताता है कि जब भी उसकी स्किल के इस्तेमाल से कोई भी टारगेट मरता है इस एबिलिटी का ट्रेड चालू हो जाता है, जिससे उसकी एचपी और माना धीरे धीरे करके रिकवर होगा। और क्योंकि वुमिंग की बॉडी पहले से मर चुकी थी, यानी उस स्किल की गई हर एक हिट से ये चिंग की माना और एचपी रिकवर होगी, क्योंकि अनडेड लोग सिर्फ माना की वजह से जिंदा रहते हैं। इसका मतलब
मतलब था वूमिंग जैसे बंदे के लिए हेल्थ बार सिर्फ डेकोरेशन के लिए थे और वूमिंग की असली हेल्थ बार उसका माना थे और कोई भी उसका माना नहीं देख सकता। और इस बेस के तो वैसे भी अलग अलग रूल्स होते हैं और इन रूल्स में ही अलग अलग तरह की पजल्स थी और उन सभी हर एक पजल का एक अलग रास्ता। और लोगों को वूमिंग को देखकर लगता होगा कि वो एक ताकतवर इंसान है जैसे लड़ाई के दौरान अपनी जान की परवाह नहीं, क्योंकि वूमिंग का स्टाइल ही ऐसा था। वो ना ही कोई आर्मर डालता था ना ही अपने आप को ज्यादा बचाता था और वैसे ही लोग उसे बेवकूफ समझेंगे। और जब वूमिंग मारा नहीं चाहता होगा वो अपने दुश्मनों को आसानी से मार पाता है, जिस बात पर वूमिंग भी हाँ करता है कि ये चिंगे ये थ्योरीज काफी कमाल की थी, क्योंकि अब बेस में जीतने के लिए तुम्हें सिर्फ ताकत नहीं चाहिए, एजिलिटी, इंटेलिजेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, विल पावर, लक, ऐसे कई एट्रीब्यूट्स थे जिनकी अब बेस में जरूरत पड़ती थी। पर बेशक सभी के पास सभी एट्रीब्यूट्स नहीं हो सकते थे, तो हर एक व्यक्ति कोई ना कोई चीज में कमजोर होता है। पर ये चिंग माफी मांगता बताता है वो बाकी प्रोफेशन चेंजर से थोड़ा अलग था, क्योंकि उसके पास बहुत से फालतू पॉइंट्स थे, इसलिए उसने अपने सभी एट्रीब्यूट्स में बराबर पॉइंट्स डाले थे। और अब ये चिंग का प्लान था वूमिंग पर इतनी तेज वार करना कि उससे पहले वो उसे हील तक भी ना कर पाए। और वूमिंग भी उसके वारों को रोकता हुआ ये बात को अच्छे से जान पा रहा था कि सच में ये चिंग के एट्रीब्यूट्स काफी बराबर थे। उसकी स्पीड, समझदारी, लक, हर एक चीज उसकी ताकत के बराबर लेवल की थी। ये चिंग भी उसके वारों से बचता बताता है कि चाहे बाकी लोगों के लिए स्ट्रेंथ और स्पीड के अलावा बाकी चीजें फालतू होती है, पर उसने अपनी इन बाकी चीजों पर भी ध्यान दिया था। और यहाँ पर फिजिकल अटैक्स वूमिंग को नुकसान तो नहीं पहुंचा सकते थे, पर वूमिंग का जितना माना वेस्ट होगा उसकी हीलिंग की स्पीड उतनी ज्यादा स्लो हो जाएगी और जब उसका माना पूरी तरह खत्म हो जाएगा वो फाइनली वूमिंग को मार सकता था। और तभी मौके का फायदा उठाकर ये चिंग डिफाइन आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल कर और सोल शेपर से उसके हाथ को काट देता है और वूमिंग उसे बताता है मैं कंडक्ट हूँ, हमारे पास तो काफी माना है, पर क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास मेरे खिलाफ टेकने लायक माना होगा? ये चिंग इस बात पर हाँ करता है क्योंकि उसने पहले भी काफी पोशंस पिए थे और साथ ही आर्टिफैक्ट्स का अच्छे से इस्तेमाल किया था। कि वूमिंग उसे बताता है कि ये चिंग किसी चीज को भूल रहा था और ये चिंग भी पीछे मुड़कर देखता है कि शाओजो की आखिरी निशानी यानी उसका टेडी बेयर वहीं कहीं पीछे गिर गया था। और जब ये चिंग का ध्यान भटका ही था वूमिंग अपनी पूरी तेजी से उसकी तरफ बढ़कर उसे पकड़कर जमीन में दबा देता है और फिर वो ये चिंग को बताता है कि जो भी इसे रोकने की कोशिश करता है वो उस पर कभी भी ध्यान नहीं दिखाता। पर ये चिंग यहाँ पर अलग था क्योंकि आज तक उसके जितने भी साथी बने थे वो एकदम मतलब थे जो अपनी जिंदगियों के लिए दूसरों की जिंदगियां कुर्बान कर सकते थे। और ये बात जानकर भी कि ये चिंग की बहन उस पर एक बोझ बन सकती है वो उसे बचाने के लिए वूमिंग से लड़ रहा था। ये बात वूमिंग को काफी अच्छी लगी थी और वो ये चिंग से पूछता है कि आखिर वो अपनी जान और इस डॉक्टर सॉन्ग की जान में से किसकी जान को बचाना चाहेगा। जो बात सुन हैरान हुआ ये चिंग पूछता है कि क्या वूमिंग किस बात का मतलब था कि शाओजो अभी भी जिंदा थे। जिस बात पर हाँ करता वूमिंग बताता है कि उसने ये चिंग को आखिर कब बोला कि वो मर गई है, बल्कि उसने तो बस उसे ये बोला था कि वो उसकी रक्षा नहीं कर पाया और उसका दिया गया टेडी बेयर उससे शाओजो ने ये चिंग को देने को कहा था, क्योंकि एक्चुअली में उस बच्ची को मारना उतना ही मुश्किल था जितना वूमिंग का ये चिंग को मारना। और फिर हमें कुछ घंटों पहले का सीन दिखाया जाता है जब वूमिंग शाओजो के साथ था। वहाँ पर बहुत से ओक मॉन्स्टर्स आ गए थे जिनसे वूमिंग एक एक करके निपट रहा था और क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी लड़ाई पर ध्यान दे रहा था उसका शाओजो की तरफ कोई भी ध्यान नहीं था जैसे उन खतरनाक मॉन्स्टर्स ने पकड़ रखा था। और यहाँ पर शाओजो को वूमिंग की वो बात अभी भी याद थी कि अगर उस पर किसी मॉन्स्टर ने हमला किया तो वो उसकी मदद नहीं करने वाला। और आखिरी पल में वो अपने भाई की बातों को याद कर रही थी जो हर पल अपनी मेहनत कर उसकी जिंदगी बचाने की कोशिश करता था और वो अपने मन ही मन सोच रही थी कि वो अपने भाई पर कोई भी बोझ नहीं बनना चाहती। अगर सिर्फ एक पल के लिए उसे इससे लड़ने की ताकत मिल जाए तो वो सच में इस किस्मत और भगवान की बहुत शुक्रगुजार होगी। कि तभी होता क्या है उसके शरीर में मिक्स किया गया अभेस का फॉर्मूला उसे एक नई शक्तियां दे देता है और तभी शाओजो को एक नई स्किल मिल जाती है जो थी शेप शिफ्टर और वो एक ट्रांसफॉर्म होकर बड़े से टेडी बेयर मॉन्स्टर की तरह बन गई थी, बिल्कुल उसी टेडी बेयर मॉन्स्टर की तरह जैसा उसके पास टॉय था। और अब अपना एक ही बार घुमाकर वो उन ऑक मॉन्स्टर्स के चित्रे चित्रे कर देती है। और यहाँ पर वूमिंग भी उन ऑक मॉन्स्टर से लड़ाइयां कर रहा था और अपनी लड़ाई खत्म करने के बाद वो शाओजो की तरफ देखता है कि वो एक बहुत बड़ी मॉन्स्टर बन गई थी और उसे समझ आ जाता है कि शाओजो के अंदर पक्का बेस के सेल्स डाले गए थे जिसकी वजह से इवॉल्व होकर वो एक मॉन्स्टर बन गई थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वूमिंग एक्चुअली में शाओजो के साथ वाली दूसरी लड़की के बाप को जानता था और इसीलिए उसे पता चल गया था कि शाओजो पक्का उस डॉक्टर सॉन्ग की दूसरी विक्टिम थी। और ये जानकर कि शाओजो ने अपना कंट्रोल खो दिया होगा वूमिंग उससे लड़कर इस दर्द से आजाद करने के लिए बिल्कुल रेडी था, क्योंकि यहाँ पर शाओजो ने पक्का अपना दिमागी संतुलन खो दिया होगा। पर ऐसा कुछ भी नहीं था। रोती हुई शाओजो चिल्लाती बताती है कि आखिर उसके शरीर को क्या हो गया और वो इतनी बड़ी कैसे हो गई, जिस बात से शौक हुआ वूमिंग उससे पूछता है एक मिनट ऐसा कैसे हो सकता है, तुम पागल नहीं है, मुझे सच सच बताओ क्या तुम्हें अपना नाम अभी तक याद है। रोती हुई शाओजो भी बैठकर वहाँ पर उसे अपना नाम बताती है जिससे कंफर्म हो गया था कि उसका दिमागी संतुलन तो बिल्कुल ठीक था। पर आईने में देखकर वो चिल्ला रही थी कि अब वो टेडी बेयर बन गई थी तो अब उसे क्या करना चाहिए और अब उसे शर्म आ रही थी कि ऐसे वो अपने भाई से जाकर कैसे मिलेगी और अगर उसने उसे बदतर समझ लिया या फिर मॉन्स्टर मान लिया तो क्या होगा। कि उसके चीखने से परेशान हुआ वूमिंग भी बताता है देखो ये तुम्हारी स्किल है तो मेरे सिर दर्द मत करो और अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते तो तुम अलग हो सकते हो, क्योंकि मेरा काम है एक व्यक्ति को ढूंढकर उसे सबक सिखाना। जिससे एक्चुअल में हमें पता चलता है कि शायद यहाँ पर वूमिंग का मिशन सॉन्ग को बचाना नहीं उसे खत्म करना था। वही तो ये चिंग को उसे किलिंग अटेम्प्ट महसूस हो रहा था
और फिर शाओजो वुमिंग को उसका टॉय देती है ताकि वो ये चिंग को ये बता पाए कि उसे उससे मिलने के लिए थोड़ा मेंटली तैयार होना पड़ेगा, वरना वो एकदम रो देगी। और यही सब कुछ एक्चुअली पास में हुआ था। और अब ये चिंग के सामने खड़ा वुमिंग बताता है कि वो सच में ये चिंग के साथ आगे और लड़ना चाहता था ताकि वो ये चिंग की और काबिलियत देख पाए, पर बात ये है कि उनकी और आगे लड़ने की कोई भी वजह नहीं बनती थी। और यहाँ पर अब डॉक्टर सोंग की पट गई थी कि ये शाओजो जिंदा है, इसका मतलब उसका सारा सच बाहर आ जाएगा। और वुमिंग भी इस बात को क्लियर करता है कि ये चिंग जिस डॉक्टर को बचाने की कोशिश कर रहा था उसी कमीने की वजह से उसकी बहन इस हालात में थी, और इसी कमीने डॉक्टर की वजह से आज ये अबेस यहाँ पर आई थी, क्योंकि एक्चुअली में इस अबेस को खोला था उस दूसरी बच्ची के बाप ने जिसकी जिंदगी उस हरामी डॉक्टर सोंग ने ली थी, और उसी ने ही वुमिंग को हायर किया था ये बताकर कि वो पूरे लैब को एक बेस में ट्रांसफॉर्म कर देगा। और वो चाहता था कि चाहे सारे के सारे बच जाएं, पर वो कमीना डॉक्टर इस बेस में नहीं बचना चाहिए, और साथ ही साथ उस डॉक्टर की गई सारी की सारी रिसर्च यहाँ पर बर्बाद होनी चाहिए। और वुमिंग ने उस बंदे को पहले फोन किया था कि अगर वो सिर्फ इस डॉक्टर से बदला लेने के लिए बाकी लोगों की जिंदगी को भी रिस्क में डालेगा तो उसका भुगतान भी उस आदमी को करना पड़ेगा, पर उसे अपनी बच्ची के बदले के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए था। और अब उसका सच बाहर आने के बाद सोंग भी वापस अपने एटीट्यूड में कह रहा था, वो निकम्मा एकदम बेवकूफ था, हमने उसकी कचरी बच्ची के भुगतान के उसको पैसे दे भी दिए थे, पर उस बेवकूफ को फिर भी ऐसी मुसीबतें खड़ी करनी थी। और यह चिंग उसके एटीट्यूड से एकदम गुस्सा था कि उसकी वजह से एक छोटी बच्ची की जान गई थी, और शाओजो के साथ भी उसने कुछ ऐसा किया था। और अब सोंग बहाने लगाता बताता है बस उस बेस में सो गई थी और वो किसी की मदद करने जितना शक्तिशाली नहीं था, और उसका एक्सपेरिमेंट तो उल्टा उस बच्ची की मदद कर गया था, तो आखिर इसमें उसका कसूर ही क्या था। और अगर बाई चांस वो मर भी जाती तो वो ये चिंग को भुगतान के पैसे दे देता, जिस बात से एकदम गुस्सा होकर ये चिंग उसके मुंह पर एक जोर का मुक्का दे मारता है। और डॉक्टर सोंग चिल्लाता बताता है कि वो जो बच्ची चल तक नहीं सकते थे, आखिर उसके पास जिंदगी में बिताने को क्या ही था, तो उसने तो बस एक फालतू बच्ची का भी फायदा ढूंढा था और उसकी वैल्यू को बढ़ाया था। और अगर उसके सैक्रिफाइसेस हो भी जाते तो इसका साइंस से फायदा होता, और अगर वो कोई अच्छी चीज को खोज पाते तो भविष्य में इंसानियत का भी फायदा होता। कि ये चिंग एकदम गुस्सा होता और उसे अपनी स्कैवेंजर एबिलिटी से पकड़ लेता है और चिढ़ता हुआ उसे बताता है, बहन के टंडे शाओजो लोती सर्वाइवर बचे थे उस डिजास्टर से, कुछ बातें ऐसी है जो तुम जैसे कमीने लोग कभी नहीं समझ सकते। और वैसे स्कैवेंजर एबिलिटी से वो उसे जोर जोर से पटककर जमीन पर मारता है और फिर उसे पकड़कर बताता है कि वो डॉक्टर की जिंदगी इतनी बदतर और बेकार थी कि वो अपनी स्कैवेंजर एबिलिटी से भी उसको नहीं लेना चाहेगा। यानी वो एक तरह से उसे साफ साफ बता रहा था कि उसकी जिंदगी की घंटा कोई वैल्यू नहीं थी, कि कचरा इकट्ठा करने वाली एबिलिटी को भी उसकी कोई जरूरत नहीं थी। और फिर वो उसे पटककर वुमिंग को पकड़ा देता है, ये बताता है कि वो इस कचरे को रख सकता है क्योंकि उसे फटाफट अपनी बहन से मिलने जाना है। और वुमिंग का अनडेड हाथ हवा में उगता हुआ सोंग को हवा में उठाकर पकड़ लेता है, और वुमिंग ये चिंग को बताता है, मैं तो तुमसे शुरुआत से यही समझौता कर रहा था कि मुझे इस कचरे को दे दो और मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हारी बहन कहाँ पर है। और इस बात पर ज्यादा कुछ ना बोल पाता ये चिंग भी वहां से चला जाता है।